वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। कनकपुर राज्य का राजकुमार मित्रसेन शालवन में अखेट खेलने आया हुआ था। एक पेड़ के नीचे वह विश्राम करने के लिए रुका। तभी उसने देखा वहाँ 4 देवियां प्रकट हुई और वे आपस में बोल रही थी। हम चारों में बड़ी मैं हूँ, नहीं बड़ी मैं हूँ, अरे नहीं मैं बड़ी हूँ। तुम तीनों ही झूठ बोल रही हो, सभी में बड़ी मैं हूँ, नहीं मैं बड़ी हूँ, नहीं मैं। राजकुमार सोचने लगा, कौन स्त्रियां हैं ये झाड़ी के उस पार जो एक दूसरे से स्वयं को बड़ी बताने पर झगड़ रही हैं। कौतूहलवश उठकर वह झाड़ी के उस पार गया और उन्हें देखकर सोचने लगा, आयु में तो ये चारों स्त्रियां समान हैं, फिर एक दूसरे से बड़ी होने के विषय में क्यों लड़ रही हैं। वह उनके पास गया और बोला, आप लोग आपस में इस प्रकार क्यों लड़ रही हैं? तुम कौन हो? मैं कनकपुर राज्य का राजकुमार मित्रसेन हूँ। ओह, तुम राज परिवार के हो, तब तो तुम हम चारों के झगड़े का फैसला कर सकते हो। हम चारों का झगड़ा यह है कि हम चारों स्वयं को एक दूसरे से बड़ी समझती हैं। इसी बात पर हम झगड़ रही थी कि हम में सबसे बड़ा कौन है। क्या तुम हमारे झगड़े का उचित फैसला कर सकते हो? राजकुमार मित्रसेन, कर तो सकता हूँ, पर पहले तुम चारों को बारी बारी अपना अपना परिचय मुझे देना होगा। ठीक है, तब सबसे पहले मैं तुम्हें अपना परिचय देती हूँ। सुनो, मैं हूँ भूख की देवी। भूख की देवी तुम बड़ी कैसे हो सकती हो? तुम्हें तो 56 प्रकार के भोजन करके भी मिटाया जा सकता है और कंदमूल खाकर भी मिटाया जा सकता है। नहीं, तुम सबसे बड़ी नहीं हो। राजकुमार, मैं हूँ नींद की देवी। प्रत्येक के जीवन में मेरी बहुत आवश्यकता होती है। बेशक नींद की देवी, प्रत्येक के जीवन में तुम्हारी बहुत आवश्यकता होती है, पर चारों में सबसे बड़ी तुम भी नहीं हो। तुमको भी कभी रोका नहीं जा सकता। तुमको भी कभी रोका जा सकता है क्या? तुम तो मखमली बिस्तर पर भी आ सकती हो और कंकरीली पथरीली जमीन पर भी आ सकती हो। नहीं, तुम भी सबसे बड़ी नहीं हो। अब तीसरी स्त्री ने मित्रसेन को अपना परिचय इस प्रकार दिया, मैं प्यास की देवी हूँ राजकुमार मित्रसेन। ओह, प्यास को तो कैसे भी बुझाया जा सकता है, गंगा जल से भी और सरोवर के गंदे जल से भी। तुम भी सबसे बड़ी नहीं हो। मित्रसेन, बाकी बची मैं। अब मैं तुम्हें अपना परिचय देती हूँ। मैं आस की देवी हूँ। किसी ने सच ही कहा है देवी कि आशा ही जीवन है। आशा के दामन को थाम कर ही मानव अपने जीवन में उन्नति कर सकता है और जीवन में उन्नति कर आगे बढ़ना ही जीवन का सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा ध्येय है। इसलिए हे आस की देवी, तुम चारों में सबसे बड़ी हो। आस की देवी बोली, राजकुमार मित्रसेन, तुम आशावादी हो, ये जानकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। वे तीनों देवियां बोली, ये आशा की देवी हम सबसे बड़ी है। हम तीनों इस बात को स्वीकार नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगी। तीनों देवियां क्रोध में पांव पटकती हुई वहां से चल दी। आस की देवी ने राजकुमार मित्रसेन को एक अंगूठी दी और बोली, राजकुमार, इस अंगूठी को सदैव अपने पास रखना। इस अंगूठी के पास रहते तुम जो भी कार्य करोगे, जिस कार्य की भी स्पर्धा में भाग लोगे, सदैव उसमें सफलता ही प्राप्त करोगे। तुम जीवन में जो भी चाहोगे वही तुम्हें मिलेगा। ओह आस की देवी, इस अंगूठी को देकर तो तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया है।
मित्रसेन, अब मैं जा रही हूँ। जीवन में मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। यह कहकर आस की देवी अदृश्य हो गई। इधर दूसरी ओर वे तीनों देवियां आपस में बोल रही थी। राजकुमार मित्रसेन ने आस की देवी को हम तीनों से बड़ी बताकर हम तीनों का घोर अपमान किया है। राजकुमार मित्रसेन से इस बात का बदला लिया जाना चाहिए। तभी नींद की देवी बोली, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। उस योजना पर अमल करके हम तीनों राजकुमार मित्रसेन से अपने अपमान का बदला ले सकती हैं। तब नींद की देवी उन्हें अपनी योजना बताने लगी। सारी योजना सुनने के पश्चात वे दोनों देवियां बोली, वाह नींद की देवी, तुमने योजना तो बड़ी ही अच्छी बनाई है। तो फिर देर किस बात की है? हमें इसी समय अपनी योजना पर अमल करना चाहिए। तब योजना अनुसार भूख की देवी व प्यास की देवी दो मृत बच्चों में परिवर्तित हो गई और नींद की देवी एक अधेड़ स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। अब वे दोनों मृत बच्चों को गोद में उठाकर कनकपुर राज्य की ओर चल दी। वह सीधी कनकपुर के राज दरबार में पहुंची और बोली, मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। कौन हो तुम? तुम्हारे इन दो बालकों को किसने मारा है? महाराज, आपके पुत्र राजकुमार मित्रसेन ने मेरी गोद उजाड़ी है। क्या? हाँ महाराज, शाल वन में अखेट करते समय राजकुमार मित्रसेन ने मेरे इन दो अबोध बच्चों को अपने तीरों से बिंध कर मेरी हरी भरी गोद सूनी कर दी है। महाराज, मुझे न्याय चाहिए ताकि पुत्रों के वियोग में तड़पती मेरी आत्मा को शांति मिल सके। महाराज सोचने लगे, राजकुमार मित्रसेन ने ये कैसा घोर अपराध कर डाला। बेचारे इन दो बालकों को मौत के घाट उतार दिया। यह सोचकर राजा बोले, बहन, निश्चित ही तुम्हारे साथ राजकुमार मित्रसेन ने दंडनीय अपराध किया है। बताओ हम क्या करें? राजकुमार मित्रसेन को किस प्रकार दंडित करने से तुम्हें शांति मिल सकती है? महाराज, मैं चाहती हूँ कि राजकुमार मित्रसेन को 10 वर्ष के लिए कनकपुर से देश निकाला दिया जाए। क्या? हाँ महाराज, तभी मेरे धड़कते हुए कलेजे में ठंडक पड़ेगी। महाराज फिर सोचने लगे, अपने इकलौते पुत्र को क्या हम इतना कठोर दंड दे पाएंगे? महाराज को सोच में पड़े देखकर वे स्त्री बोली, लगता है महाराज पुत्र मुंह में पड़ रहे हैं। यदि ऐसा है तो मैं यहाँ व्यर्थ ही आई। यह कहकर उसने जब वहाँ से जाने का निश्चय किया तो महाराज बोले, ठहरो बहन, तुम यहाँ न्याय पाने की आशा लेकर आई थी, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। महाराज, तो मैं समझूं कि राजकुमार मित्रसेन को 10 वर्ष का देश निकाला मिलेगा। हाँ बहन, ओह तब तो मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ महाराज। वह स्त्री अपने दोनों पुत्रों के साथ दरबार से चली गई। वन में आकर वे तीनों अपने असली रूप में आ गई। हा हा हा, हमसे टक्कर लेने चला था मित्रसेन, अब जब 10 वर्षों तक दर दर की ठोकरें खाएगा तो उसे आटे दाल का भाव अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। दूसरी ओर मित्रसेन आखेट से कनकपुर वापस लौट रहा था। पूरा दिन ही आज आखेट करते हुए गुजर गया। इधर कनकपुर में अपने इकलौते पुत्र मित्रसेन के लिए देश निकाले का यह आदेश द्वार पर टंगवाते समय महाराज का दिल डूबा जा रहा था। पर क्या करते, न्याय मांगने आई उस स्त्री को निराश भी तो नहीं लौटाया जा सकता था। जब मित्रसेन कनकपुर पहुंचकर महल के मुख्य द्वार पर आया तो पहरेदार बोले, ठहरिए राजकुमार, आप महल के अंदर नहीं जा सकते हैं। पहरेदार, तुम ये क्या कह रहे हो? ये महाराज का हुक्म है। उन्होंने आपके लिए
ये आदेश लिखकर टंगवाया है। मित्रसेन उस आदेश को पढ़ने लगा जिस पर लिखा था, मित्रसेन, तुमने घोर अपराध किया है, इसलिए हम तुम्हें 10 वर्ष के लिए देश निकाले का आदेश देते हैं। इस आदेश को पढ़ते ही कनकपुर राज्य के सीमा से बाहर निकल जाओ। राजा चतुरसेन। राजकुमार सोचने लगा, पिताजी महाराज ने मुझे इतना बेरहम आदेश कैसे दे दिया? आखिर मेरा अपराध क्या है? हर हालत में अब मुझे उनके इस आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। यही मेरा कर्तव्य है और यही मेरा धर्म है। वे घोड़े पर चढ़ा और वहीं से वापस लौट पड़ा। रात होते होते वे एक वन में जा पहुंचा। मित्रसेन शीघ्र ही कनकपुर राज्य की सीमा से बाहर निकल गया। मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि पिताजी महाराज ने मुझे 10 वर्ष का ये देश निकाला क्यों दिया है। मैंने ऐसा कोई अपराध भी नहीं किया है, फिर मेरे विरुद्ध ऐसा कठोर आदेश क्यों? अब मैं 10 वर्षों का लंबा समय कहाँ बिताऊंगा, कहाँ जाऊंगा मैं? तभी आस की देवी वहाँ प्रकट हुई और बोली, ये क्या मित्रसेन, आशा का दामन छोड़ तुम उदास से क्यों बैठे हुए हो? आशा की देवी, मेरे पिता ने मुझे बिना कारण 10 वर्षों के लिए देश निकाले का कठोर दंड दिया है। उसी बात को सोच सोच कर मैं उदास हूँ। ओह, ये बात है। मित्रसेन, तुमने नींद की देवी, प्यास की देवी और भूख की देवी को मुंह तोड़ जवाब देकर मुझे सबसे बड़ी बताया था। इसी बात से कुपित होकर उन तीनों ने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। कैसा षड्यंत्र आस की देवी? तब आस की देवी ने उसे विस्तार पूर्वक सारी बात बताई। ओह, तो ये सब उन तीनों देवियों का किया धरा है। हाँ मित्रसेन, ये 10 वर्षों का समय तुम्हारी अग्नि परीक्षा का समय है। तुम्हें हर हालत में इस परीक्षा में खरा उतरना है। तभी नींद की देवी, प्यास की देवी व भूख की देवी को अपनी भूल का आभास होगा। आस की देवी, अच्छा हुआ तुमने आकर मुझे सारी बात बता दी। मित्रसेन, मेरी दी हुई अंगूठी तुम्हारे पास ही है। ये अंगूठी जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारी सहायता करेगी। ये कहकर आस की देवी अदृश्य हो गई। वह रात मित्रसेन ने उस वन में ही बिताई। सुबह होने पर वह पुनः अपने अनजान सफर पर निकल पड़ा। एक दिन चलने के पश्चात वह एक नगर के समीप जा पहुंचा। सामने तालाब है। घोड़ा काफी देर से प्यासा है। घोड़े को यहाँ पानी पिलाकर ही अब आगे बढ़ूंगा। वह तालाब के निकट आया तो वहाँ खड़ा धोबी बोला, घोड़े को पानी पिलाना है। हाँ धोबी भाई, देखो मुसाफिर, यह तालाब मेरा है। इस तालाब से तुम अपने घोड़े को तभी पानी पिला सकते हो, पहले तुम्हें मेरे साथ चौपड़ खेलनी होगी। अगर तुम खेल में जीत गए तो घोड़े को पानी पिला लेना, और अगर हार गए तो तुम्हारा घोड़ा मैं ले लूंगा। चौपड़ के खेल में मैं विशेष पारंगत तो नहीं हूँ। यदि मैं खेल में हार गया तो घोड़े से भी हाथ धोना पड़ेगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है, मैं खेल में जीत भी तो सकता हूँ। और फिर आशा के देवी द्वारा दिया आशीर्वाद भी इस समय मेरे काम आएगा। यह सोचकर राजकुमार बोला, ठीक है धोबी भाई, मैं तुम्हारे साथ चौपड़ खेलने को तैयार हूँ। धोबी बोला, तो आओ, हो जाए खेल में 2-2 हाथ। धोबी ने चौपड़ बिछाई और शीघ्र ही, लो धोबी भाई, तुम खेल में हार गए। ओह, ऐसा तो पहली बार हुआ है। अब मित्रसेन ने अपने घोड़े को पानी पिलाया। वह बोला, धोबी भाई, यह तो बताओ, तुम्हें चौपड़ खेलने की लत कैसे लगी? यह तो राजसी खेल है। धोबी बोला, तुम जो सामने नगर देख रहे हो वह माणिक नगर है।
इस राज्य के राजा माणिक सेन को चौपड़ खेलने की लत है। वे हर किसी के साथ चौपड़ खेलने को किसी भी समय तत्पर रहते हैं। मैं उनका धोबी हूँ। मेरे साथ भी राजा माणिक सेन यदा कदा चौपड़ खेलते रहते हैं। हाँ राहगीर, हमारे महाराज चौपड़ खेलने में अत्यंत निपुण हैं। उन्हें आज तक इस खेल में कोई भी हरा नहीं पाया है। ओह, तब तो मुझे राजा माणिक सेन के साथ चौपड़ खेलनी चाहिए। क्या पता मैं ही उन्हें हरा दूं। राजकुमार मित्रसेन माणिक नगर की ओर चल दिया। माणिक नगर पहुंचने पर वे पहरेदार से बोला, अपने राजा से जाकर कहो कि एक परदेसी उनके साथ चौपड़ खेलना चाहता है। पहरेदार ने जब ये सूचना दरबार में राजा माणिक सेन को दी तो वे बोले, उस परदेसी को यहाँ ले आओ। मित्रसेन जब दरबार में आया तो राजा बोले, तो तुम हमारे साथ चौपड़ खेलना चाहते हो? हाँ महाराज। राजा बोले, मेरे साथ किसी परदेसी के खेलने की शर्तें बड़ी ही कठोर हैं, इसलिए खेलने से पहले मेरी शर्त सुन लो। सुनाइए महाराज। खेल में यदि तुम मुझसे हार गए तो तुम्हें आजीवन हमारे कारागार में रहकर चक्की पीसनी होगी। मुझे मंजूर है महाराज, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? मित्रसेन बोला, जब जब मैं आपसे चौपड़ की बाजी जीतूंगा तब तब मैं आपसे जो भी मांगूंगा आपको वही वस्तु बिना झिझके मुझे देनी होगी। मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। तब दरबार में ही उन दोनों ने खेलना आरंभ किया। शीघ्र ही, महाराज आप हार गए, अब मैं आपसे कुछ मांगूं? मांगो परदेसी। महाराज, मुझे आपका सारा राजपाट चाहिए। क्या? हाँ महाराज, मुझे अपना सारा राजपाट दीजिए या वचनहारी हो जाइए। ओह ठीक है, आज तुम हमारे मेहमान बनकर अतिथि गृह में ठहरो। कल हम विधिवत तुम्हारे हाथ में माणिक नगर का राजपाट सौंप देंगे। मित्रसेन को राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दिया गया। उस रात राजा माणिक सेन ने विशेष आपातकालीन बैठक बुलवाई। राजा बोले, मंत्रीगण, मैं आज एक परदेसी के हाथों अपना राजपाट हार चुका हूँ। मुझे सलाह दीजिए कि अब मैं क्या करूँ? तो एक मंत्री बोला, महाराज, उस परदेसी को अपना राजपाट देने से मुकर जाइए। तो राजा बोले, तब तो चारों ओर हमारी खूब थू-थू होगी। लोग कहेंगे, ये वही राजा है जिसने क्षत्रिय होकर भी अपना वचन पूरा नहीं किया। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा मंत्री बोला, तब महाराज उसे मरवा दीजिए। क्या? हाँ महाराज, रात्रि का खाना अभी उसने खाया नहीं होगा, उसके खाने में जहर मिलवा दीजिए। सुबह वे अपने कक्ष में मृत पाया जाएगा। किसी को कानो कान इस बात का पता भी नहीं लगेगा कि वे कैसे मरा। इस प्रकार आप उससे सहज ही छुटकारा पा जाएंगे। हाँ, तुम्हारी योजना कुछ जचती है, इसे क्रियान्वित किया जा सकता है। तो महाराज का प्रधानमंत्री बोला, नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ ना करना। ऐसा करके तो आप नरहत्या के अपराधी बन जाएंगे। फिर आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए प्रधानमंत्री जी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। महाराज, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिसको करने से आपका मान भी बना रहेगा, रुतबा भी वही रहेगा और उस परदेसी की बात भी पूरी हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है प्रधानमंत्री जी? सुनिए महाराज, राजकुमारी कल्पना विवाह योग्य है। परदेसी युवक के साथ उनका विवाह कर दीजिए। क्या? हाँ महाराज, क्योंकि राजकुमारी कल्पना आपकी इकलौती संतान है, इसलिए आपके बाद उनके पति को ही माणिक नगर का राजपाट मिलने वाला है। परदेसी से राजकुमारी का विवाह करने के पश्चात आप उसके ससुर बन जाएंगे। आपका ये रुतबा
आज के रुतबे से कम होने की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही होगा। उस अवस्था में लोगों की नजरों में आपका मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। तब आपको देखते ही लोग यही कहेंगे कि ये वह राजा है जिसने पूरी आन बान के साथ अपना वचन निभाया। प्रधानमंत्री जी, आपने हमें बड़ी उत्तम राय दी है। हम आपकी बुद्धिमानी के कायल हो गए हैं। अगले दिन राजा माणिक सेन ने अपनी पुत्री कल्पना के साथ मित्रसेन का विवाह कर दिया। फिर वह बोले, मित्रसेन, आज से माणिक नगर का सारा राजपाट तुम्हारा हुआ। अब मुझे चलने की आज्ञा दो। आप कहाँ जाने की आज्ञा मांग रहे हैं महाराज? आप कहीं नहीं जाएंगे, मेरे और कल्पना के साथ ही रहेंगे। मित्रसेन को माणिक नगर का राजा बना दिया गया। मित्रसेन राजा माणिक सेन को पूरा आदर देते हुए अपने समीप ही बिठाते थे। राजा माणिक सेन सोचने लगा, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कितनी सही सलाह दी थी। उनकी सलाह मानने पर ना तो मुझे राज्य छोड़कर कहीं जाना पड़ा और ना ही मेरे मान सम्मान में कोई कमी आई। मित्रसेन को माणिक नगर पर राज्य करते हुए 10 वर्ष बीत गए। इसी बीच माणिक सेन की मृत्यु हो गई और मित्रसेन स्वयं 2 बच्चों का पिता बन गया था। एक दिन मित्रसेन बोला, महारानी कल्पना, तुमने हमसे कई बार हमारे विषय में जानना चाहा, हमारे माता पिता के विषय में जानना चाहा, पर हमने हर बार तुम्हें टाल दिया और कुछ नहीं बताया। आज मैं तुम्हें अपने विषय में सब कुछ बताता हूँ। सुनो, मैं कनकपुर के राजा विचित्रसेन का इकलौता पुत्र हूँ। रानी कल्पना बोली, फिर आप सबको जानते हुए भी इतने वर्षों तक अपने परिवार से दूर क्यों रहे महाराज? मित्रसेन ने अपने देश निकाले के विषय में विस्तार पूर्वक रानी कल्पना को बताया। तो वह बोली, महाराज, आपके देश निकाले का समय तो पूरा हो चुका है। हाँ महारानी, अब आपको कनकपुर जाकर अपने माता पिता की सुध लेनी चाहिए महाराज। हम भी ऐसा ही सोच रहे हैं महारानी। अगले दिन ही राजा मित्रसेन पूरे लाव लश्कर के साथ कनकपुर की ओर चल दिया। तब वह कनकपुर की सीमा पर पहुंचा और बोला, मेरी मातृभूमि तुम्हें मेरा शत शत प्रणाम। जब राजकुमार मित्रसेन राजमहल में पहुंचा तो उसे देखकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, इतने वर्षों बाद हमारा बेटा आया है, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। उसी समय वे तीनों देवियां, भूख की देवी, प्यास की देवी और नींद की देवी प्रकट हुई और बोली, राजा मित्रसेन, तुम जीते और हम हारी। तभी राजा चतुरसेन बोले, कौन हो तुम तीनों? तो वे बोली, महाराज, हमारे कारण ही आज से 10 वर्ष पूर्व आपने अपने पुत्र को देश निकाला दिया था। ओ, उस समय आशा की देवी वहीं प्रकट हुई और वह तीनों उससे बोली, आशा बहन, निश्चय ही तुम हम तीनों से बड़ी हो। अब राजकुमार मित्रसेन अपने माता पिता के साथ रहकर अपने राज्य पर राज करने लगा और सुख से दिन बिताने लगा। धन्यवाद।